गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, कल हमने लास्ट जो लेक्चर किया था उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर मतलब कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में होनी चाहिए। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कंडक्टर को अगर पढ़ते हैं तो वो कंडीशन कंडक्टर सेटिस्फाई करेगा तो ही पढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उनके ऊपर ही बेस्ड है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें कि वो होती क्या है। आप डेफिनेशन से ही समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है। इट इज द फिनोमेना ऑफ phenomena of protecting a material from electrical influence or from electrical effect। एक कोई ऑब्जेक्ट कोई मटेरियल है जिसको हमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से बचाना है, इलेक्ट्रिकल इंफ्लुएंस से दूर रखना है। तो वो जो तरीका, जो हम मेथड यूज करेंगे, जो फिनोमिना होगा उसे इलेक्ट्रिकल इंफ्लुएंस से प्रोटेक्ट करने का, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में हम ऐसा क्या करेंगे कि किसी मटेरियल को इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से हम बचा सकते हैं। आपने कंडक्टर्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस थी उसमें सबसे पहली एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और वो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। बस वही प्रॉपर्टी यहां काम आएगी और उसी प्रॉपर्टी की मदद से हम किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से बचा पाएंगे। सो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी थी, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is zero। अब एक होलो कंडक्टर मान लीजिए आप, ये होलो कंडक्टर है मतलब अंदर से खाली है। इस होलो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा अंदर और पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी। जितनी पोटेंशियल सरफेस पे थी उतनी ही पोटेंशियल यहां रहेगी। सरफेस पे हमने पोटेंशियल V नोट मान ली, अंदर भी V नोट रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो जीरो है लेकिन सरफेस पे नॉन जीरो है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो कितना भी हो सकता है लेकिन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल टू दी सरफेस। पॉजिटिव सरफेस है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और अगर नेगेटिव है तो इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। बस इतना फर्क है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा नॉर्मल। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द होलो कंडक्टर इज जीरो। और अगर बाहर चाहे कितना भी चार्ज हो, कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कितना भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इंफ्लुएंस हो, अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अंदर जीरो था, जीरो है और आगे भी जीरो रहेगा। तो अगर इस जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हम वो मटेरियल रख दें जिसको इलेक्ट्रिकल इंफ्लुएंस से बचाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो रहेगा तो उस मटेरियल के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। बाहर चाहे कितना भी इफेक्ट हो अंदर मटेरियल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। और यही एक तरीका है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इस शील्डिंग में, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में हम मटेरियल्स को इलेक्ट्रिकल इंफ्लुएंस से बचाते हैं। कैसे? अगर हम नाउ इफ वी प्लेस ए मटेरियल inside the
region of inside the region of zero electric field, inside the region of zero electric field, then for material, or then electric field will also zero for material. It means for material, it means there is no electrical influence, there is no electrical influence inside, or there is no electrical influence on the material which is placed in the region of zero electric field. तो उस मटेरियल के ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल इंफ्लुएंस नहीं आएगा, कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब जब हमने उसको कंडक्टर के अंदर रखा तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से बचा लिया है। यही कारण है कि जब थंडरस्टॉर्म के दौरान लाइटनिंग होती है तो उस लाइटनिंग से बचने का जो बढ़िया तरीका है वो, अगर आपसे कहा जाए कि आप एक पेड़ के नीचे रुक जाइए और दूसरा आपसे कहा जाए कि गाड़ी है उस गाड़ी में जाके बैठिए, तो दोनों में से जो सेफ आपके लिए रहेगा वो रहेगा कि आप पेड़ की बजाय गाड़ी में अंदर जाके बैठिए। रीजन ये है कि जो गाड़ी है वो कंडक्टिंग मटेरियल है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर आप गाड़ी के अंदर गए तो गाड़ी के अंदर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, आप जाएंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी जीरो ही रहेगा। तो जो इलेक्ट्रिकल इंफ्लुएंस गाड़ी के बाहर है उसका इफेक्ट अंदर तक नहीं जा पाएगा और आप इजीली वहां सेफ रहेंगे। लेकिन पेड़ में ऐसी कंडीशन नहीं है, जब आप पेड़ के नीचे होंगे तब। तो वहां आपने अपने आप को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में किया, अपने आप को इलेक्ट्रिकल इंफ्लुएंस से बचाया। इसी तरह किसी मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिकल इंफ्लुएंस से बचाना है तो वहां मटेरियल को हम कंडक्टर के अंदर रख देंगे। ये प्रोसेस है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। वैसे तो हम इनके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अभी एक बार दोबारा से करा देते हैं। डाइलेक्ट्रिक आपको पता है क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, do not conduct electricity, but they can transmit electric effect. They can transmit electric effect. वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो तो कर सकते हैं, लेकिन जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा सकते। इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। कंडक्टर आपने पढ़े हैं, कंडक्टर में बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। सो डाइलेक्ट्रिक्स डू नॉट हैव free charge carriers, but conductors have very large charge carriers, have very large amount of charge carriers। और यही कारण है कि जब हम कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उन फ्री चार्ज कैरियर्स पे एक फोर्स अप्लाई करेगा
और जब वहां एक फोर्स अप्लाई होगा तो उस फोर्स के कारण वो फ्री चार्ज कैरियर्स अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वहां पे उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जिसमें वो कंडक्टर रखा है उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेंगे और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो जो अपोज कर रहे हैं वो अपोज कैसे करेंगे। पहली बात तो वो फ्री चार्ज कैरियर्स अपना एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करना शुरू कर देंगे और एक सर्टेन टाइम पे आके जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। और जब ये कंडीशन हो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाए तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसका मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको बिल्कुल खत्म कर देगा कंडक्टर। कहने का मतलब अगर ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हमने इस तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ई नोट, डायरेक्शन है ये, इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस। यहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वैसे तो इस कंडक्टर के अंदर बहुत से एटम हैं, सब एटम्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, प्रोटॉन मूव नहीं करता। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ आ गए हैं और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गया है। इसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स था वो सारा नेगेटिव चार्ज कैरियर्स धीरे धीरे इधर आ गया तो ऑटोमेटिक जो प्रोटॉन बच गए हैं इधर वाले, अब आप कहेंगे कि इधर वाले जो प्रोटॉन थे वो कहां चले गए। उन पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज कैरियर्स पहले ही ऑलरेडी एग्जिस्ट था कि नहीं, वो न्यूट्रल कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन वो है जो यहां से उठ के यहां आए हैं तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और जो यहां थे वो तो यहीं ही रहे, वो कहीं नहीं गए। तो यहां जो पहले इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने तो प्रोटॉन को जीरो कर दिया, मतलब चार्ज जीरो रखा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां आए हैं इन इलेक्ट्रॉन्स के पीछे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बच गया, वो हमें यहां दिखा। तो ये प्रोटॉन तो यहीं थे और यहीं रहे तो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इस तरफ आ गया है। अब इस अरेंजमेंट के कारण इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ और इसका हमने नाम दिया ईपी। और एक सर्टेन टाइम पे आके ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर बनेगा। मतलब अगर दोनों को हम माइनस कर दे तो ये जीरो होगा, या दोनों का इफेक्ट देखें इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, दोनों का सम करोगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और कैंसिल आउट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बने। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बन जाता है। इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन कंडक्टर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड exactly cancel out induced electric field, exactly cancel out external electric field, external electric field। लेकिन अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो डाइलेक्ट्रिक में कुछ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा लेकिन इतना नहीं हो पाएगा कि वो एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर सके, वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंड्यूस नहीं हो पाएगा डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर। तो हम लिखेंगे बट इन डाइलेक्ट्रिक्स, बट इन डाइलेक्ट्रिक्स, जगह हमारे पास थोड़ी है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बट इन डाइलेक्ट्रिक्स induced electric field
induced electric field cannot cancel out exactly external इलेक्ट्रिक फील्ड। वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर ये एक डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक में हमने ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां कुछ इंड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इतना नहीं होगा कि वो एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर सके। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इस तरफ है तो इंड्यूस होगा इस तरफ, और अगर इंड्यूस इस तरफ हुआ इसका मतलब यहां तो बनेगा प्लस और यहां आएगा नेगेटिव। अब ये तो इंड्यूस्ड है और ये है एक्सटर्नल, दोनों बराबर नहीं है इनसाइड द रीजन। इसका मतलब दोनों को जब आप सम करोगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ये जो कंडीशन है ये डाइलेक्ट्रिक के लिए है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा। तो कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं। सो ये जो इफेक्ट आया, द एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट of external electric field depends on nature of dielectric, वो डाइलेक्ट्रिक के नेचर पे डिपेंड करेगा कि डाइलेक्ट्रिक कैसा है हमारे पास। अब डाइलेक्ट्रिक कितने प्रकार के हमारे पास होते हैं वो हमने पहले भी बात की है उनके बारे में। डाइलेक्ट्रिक हमारे पास बच्चों दो टाइप के होते हैं। एक टाइप होती है पोलर मॉलिक्यूल्स, दूसरे होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं, चलो मैं इसको रख कर देता हूं, यहां लिख लेते हैं, ये सही रहेगा। लोग सीधे चलते हैं, हमारी मजबूरी है कि हम उल्टे चल रहे हैं। सो dielectrics are two types. Dielectrics have two types. So two types of dielectric. नंबर वन पोलर मॉलिक्यूल्स, और या कह लो नंबर वन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलिए, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये पहला हो गया है। दूसरा है नॉन पोलर, तो पहला हो गया है, दूसरा है पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं, एग्जाम्पल इनके देख लीजिए, H2 हो गया है, N2 हो गया है, CO2 हो गए हैं। ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल H2, N2, CO2 एटसेट्रा। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं, एग्जाम्पल HCl, NaCl, H2O। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जो डाइपोल मोमेंट होता है वो डाइपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट कर दें, जैसे यहां हमने इस पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट किया, यहां पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट किया, लेकिन किसकी मदद से किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से।
तो यहां पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव हमने इंड्यूस कर दिया है, जो सेपरेट कर दिया है, अब इसमें देखिए इस पॉजिटिव नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो था इस तरफ, लेकिन डाइपोल मोमेंट किस तरफ आएगा, वो डाइपोल मोमेंट आएगा इस तरफ। ये डाइपोल मोमेंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तब आया, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दे तो ये प्लस और माइनस फिर दोबारा से कोइंसाइड करेंगे और आपस में जीरो हो जाएंगे। सेम कंडीशन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनका अपना डाइपोल मोमेंट नहीं होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो these materials or these dielectrics do not have own dipole moment, मैं P से लिख रहा हूं, own dipole moment in the absence of electric field, in the absence of electric field। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर दे तो ये भी कुछ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट शो करेगा, मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इसमें भी प्लस और माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनके पास अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, खुद का अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही ना हो, लेकिन इनका अपना डाइपोल मोमेंट होगा। सो दीज डाइलेक्ट्रिक्स have own dipole moment in the absence of electric field, but due to their orientation, ये बताएंगे कि क्या है इसका मतलब, but due to their orientation they cancel out electric dipole moment of each other, they cancel out electric dipole moment of each other। उनका अपना इंडिविजुअल होता तो है, लेकिन अगर पूरे डाइलेक्ट्रिक की बात अगर हम कर लें तो उस पूरे डाइलेक्ट्रिक का नेट डाइपोल मोमेंट हमारे पास जीरो मिलेगा। कैसे जीरो मिलेगा उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। उससे पहले आप ये देखिए कि यहां कुछ के पास डाइपोल मोमेंट है, कुछ के पास नहीं है। इसका मतलब क्या है बच्चों, आपको ये पता है कि कोई भी मटेरियल हो वो एटम से मिलकर बना है। एटम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। यहां हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर न्यूट्रॉन नहीं भी बोलता तो आप समझ जाएंगे कि न्यूट्रॉन भी होता है। मोस्टली हम यहां केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोलेंगे क्योंकि हमें सिर्फ चार्ज पार्टिकल से काम है। तो ये जो एटम्स हैं, चाहे कोई भी हो, कंडक्टर हो, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक, सब ये सब के सब एटम से मिलकर बने हैं। एटम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। आपको यह पता है कि किसी भी एटम का पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन उस सेंट्रल पार्ट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। वो सर्कुलर ऑर्बिट होता है। क्या सर्कुलर ऑर्बिट का सेंटर भी यही नहीं मिलेगा? अगर सर्कुलर ऑर्बिट का सेंटर यही, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो सर्कुलर पे इस रिंग पे रिवॉल्व कर रहे हैं, इन सब इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? आपने रिंग का सेंटर ऑफ मास देखा था, सर्कुलर रिंग का, ये सर्कुलर ऑर्बिट है। तो वहां पे वो उस सेंटर पे, इस रिंग के सेंटर पे लाई करता था, और जहां सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वही सेंटर ऑफ चार्ज। इन इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यही लाई करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर ऑफ मास यही लाई कर रहा है। ये सेंटर ऑफ चार्ज है। यहां सेंटर ऑफ चार्ज दोनों का सेम पोजीशन पे कोइंसाइड कर रहा है, तो प्लस और माइनस मिलके जीरो बनाएंगे।
सेम कंडीशन नॉन पोलर के लिए है। नॉन पोलर में प्लस और माइनस एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, दोनों का सेंटर कोइंसाइड होके जीरो बना रहा है। लेकिन पोलर डाइइलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर कोइंसाइड नहीं हो रहा है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे है पहले से ही, जिसके कारण वहां एक इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि वहां प्लस और माइनस सेपरेट है स्मॉल एक सर्टेन डिस्टेंस पे। तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक की कंडीशन ये है और नॉन पोलर की ये कंडीशन है। अब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन पोलर जिनमें कोइंसाइड कर रहा था वो कोइंसाइड से नॉन कोइंसाइड कर देगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस इस प्लस वाले को तो अपने से दूर भगाएगा, इस तरफ कर देगा, और माइनस वाले को अपनी तरफ इस तरफ कर लेगा। तो जो प्लस और माइनस कोइंसाइड कर रहे थे उनको सेपरेट कर दिया, और सेपरेट कर दिया तो चार्ज इंड्यूस हो गया। इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी अब पोलर बन गया है in the presence of electric field. But if we remove the electric field, then again these two charges coincide and polar dielectric becomes again non-polar. दोबारा से वो नॉन पोलर बन जाएगा। यही चीज हमने यहां इस डायग्राम में दिखा रखी है, ये नॉन पोलर के लिए है, फोर नॉन पोलर, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ये तब है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, और ये तब है जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह लगा दिया, इस डायरेक्शन में लगाया। तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तो प्लस और माइनस कोइंसाइड हो रहे थे, जीरो बना रहा था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, प्लस और माइनस को सेपरेट कर दिया और हमारे पास एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आ गया। यही कंडीशन हमने यहां बताई थी और ये हमने डायग्राम से शो कर दिया। अब बात करें पोलर मॉलिक्यूल्स की। पोलर मॉलिक्यूल्स में तो मैंने कहा था इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे हैव देयर ओन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो भी उनका अपना एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है, एक डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन वो इस तरह से होता है कि आपस में एक दूसरे की इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट को एक दूसरा डाइइलेक्ट्रिक या दूसरा एटम पहले वाले का इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट को कैंसिल करेगा, तीसरे वाला चौथे को कर देगा और पांचवे वाला छठे को। आपस में ही वो मरते रहेंगे, तो एक दूसरे को वो कैंसिल आउट कर देते हैं। ये चीज हमने इसमें दिखाई है। ये जो हमने इस डायग्राम बनाया है ये फोर पोलर डाइइलेक्ट्रिक। अब इस पोलर डाइइलेक्ट्रिक में आप देखिए ये जो माइनस और प्लस है तो इसका इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अभी से। तो आप देखिए इंडिविजुअल एटम के आप इंडिविजुअल डाइइलेक्ट्रिक के पास जाएंगे तो उसका अपना एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है। इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से, इसकी डायरेक्शन इस तरह से, और इसकी डायरेक्शन ये ऐसे। कहने का मतलब आप देखिए यहां पे ये जो सब डाइइलेक्ट्रिक है ये सब के सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और जब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, जीरो आया। इसके इफेक्ट को ये खत्म कर देगा, इसके को ये कर देगा, आपस में ये दोनों करेंगे, ये एक दूसरे का कर देंगे। तो यहां इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल था तो सही, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में वो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया है। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ये नेगेटिव पॉजिटिव ये जो ओरिएंटेशन थी कुछ इस तरह से थी, कुछ इस तरह से थी, कुछ इस तरह से थी, इन सब की ओरिएंटेशन को इस तरह से कर देगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से था तो जो डाइपोल मोमेंट था उन सब की डायरेक्शन भी इस तरह ही होगी। ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट नहीं है, ये पहले से ही डाइपोल मोमेंट था, बस इनको ओरिएंट इस तरह करा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगा के इस तरह घुमा दिया कि ये इस तरफ हो गए हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड
तो चाहता ही ये है कि डाइपोल किस तरह से अलाइन हो, उसकी डायरेक्शन में अलाइन हो। यहां भी वही चीज हुई है। सो ये जो अलाइनमेंट है ये कितना हो पाएगा, ये डिपेंड करेगा कि यहां पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरा जो थर्मल एनर्जी है जिसके कारण, देखिए पोटेंशियल एनर्जी तो कब आती है, पोटेंशियल एनर्जी तो वो है जब हम इसको अलाइन करते हैं इसकी डायरेक्शन में। वो तो चाहती है कि डाइपोल मोमेंट अलाइन हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन उसको रोकने वाला एक थर्मल एनर्जी भी है। थर्मल एनर्जी ये चाहती है कि ये डाइलेक्ट्रिक इजीली कहीं भी मूव करे, खुले घूमे। तो यहां जो पोलराइजेशन, ये जो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की में, एक सर्टेन डायरेक्शन में, ये डिपेंड करेगा थर्मल एनर्जी कितनी है और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है। थर्मल ज्यादा हुई, पोटेंशियल कम हुई तो नहीं हो पाएगा। थर्मल कम हुई, पोटेंशियल ज्यादा हुई तो इजीली डाइपोल मोमेंट इसकी डायरेक्शन में हो पाएगा। ये हमने डायग्राम से शो किया। यहां जो पोलर मॉलिक्यूल में हमने नेगेटिव और पॉजिटिव को सेपरेट करके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर दिया है, इसे हम नाम देते हैं पोलराइजेशन। सो द सेपरेशन ऑफ charges in the presence of electric field is called polarization। ये मैं पोलर के लिए लिखवा रहा हूं, is called polarization and it depends on, मतलब polarization depends on इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर ये पोलराइजेशन कितना हो रहा है, कितना सेपरेट हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। एंड इट डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ये कहें इट डिपेंड्स प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके प्रोपोर्शनल होगी पोलराइजेशन। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही पोलराइजेशन। और जिस डाइलेक्ट्रिक में ऐसी कंडीशन हो, उन डाइलेक्ट्रिक को हम नाम देते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। एंड दिस assumption is only for linear isotropic, इनको हम बोलेंगे लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स में हो गए हैं। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हम करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो कंडीशन आएगी वो होगी इन नॉन, इसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इन नॉन पोलर molecules it depends on dipole potential energy, it depends on potential energy of dipole, potential energy of dipole and thermal energy। ये डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी और थर्मल एनर्जी पे। अभी बताया था थर्मल एनर्जी तो इनको ओरिएंट कराना चाहती है अपनी मर्जी से कहीं भी जाए। थर्मल एनर्जी वो एनर्जी जो टेम्परेचर के कारण आ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी चाहती है कि ये अलाइन हो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब यहां से हमने जो कंडीशन निकाली थी
if polarization is directly proportional to electric field, पोलराइजेशन जो होता है हम उसको कैपिटल P से डिनोट करते हैं, एंड द पोलराइजेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल P एंड दिस इज इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट, और इसको हम लिखेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है उसको हम नाम देंगे पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन किसके प्रोपोर्शनल था? पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रिक फील्ड के, सॉरी प्रोपोर्शनल साइन है इधर। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाएं तो यहां हमारे पास बनेगा ये जो साइन हमने सिंबल यूज किया है ये हमारे पास बनेगी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। हियर इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इस सिंबल को बोलते हैं, मेरे माइंड से भी बात स्लिप हो गई है, इसको क्या बोलते हैं आप एक बार चेक कर लेना, शायद जाई बोलते हैं इसको। तो चलिए इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये है आपका पोलराइजेशन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो कांस्टेंट आया, कांस्टेंट को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, डिनोट कराया इस सिंबल से। ये चीजें थी हमारी डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन में, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब। अब बात करें कि यहां पे जब डाइलेक्ट्रिक को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर दिया। एग्जैक्टली कैंसिल तो नहीं किया था लेकिन कम कर दिया। अब हम यहां देखते हैं कि कैसे कम करता है। देखिए मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब है डाइलेक्ट्रिक की, लेट अस कंसीडर a rectangular dielectric slab placed in a external electric field। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन हमने कुछ इस तरह से बताई। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहां पे ये चार्ज इंड्यूस कर दिया और कुछ इस तरह से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस को सेपरेट कर दिया। डाइपोल मोमेंट हर मॉलिक्यूल का, हर डाइलेक्ट्रिक का किसकी डायरेक्शन में है, किसकी तरफ अलाइनमेंट है उनका, उन सब का अलाइनमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में है, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो। ये बात ठीक है। अब यहां ये जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुए हैं उनका ये जो प्लस और माइनस जो है, एक पर्टिकुलर की बात करें तो उनमें तो सेपरेशन आ गया, लेकिन सेपरेशन होने से ये बात हुई कि ये प्लस दूसरे वाले डाइलेक्ट्रिक के, दूसरे वाले मॉलिक्यूल के नेगेटिव के नजदीक आ गया। इस पहले वाले का प्लस इस वाले के नेगेटिव के नजदीक आ गया, ये प्लस इसके नेगेटिव के नजदीक आ गया और ये प्लस इसके नेगेटिव के नजदीक आ गया। इसका मतलब अब यहां तो हमने ये प्लस और माइनस सेपरेट कर दी, लेकिन दोबारा से ये प्लस फिर इस माइनस से जा मिला और इसका नुकसान ये हुआ कि ये दोनों फिर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इन दोनों ने कैंसिल आउट किया, इनने भी, इन सब ने कैंसिल आउट किया। सिमिलरली इसका जो प्लस बच गया बेचारा, वो प्लस फिर कहां जा मिला, वो इसके माइनस से जा मिला।
इन्होंने फिर कैंसिल आउट कर लिया, इन सब ने खुदकुशी कर ली। जो बचता है हमारे पास वो रीजन आएगा ये जो चार्ज था इस रीजन में, इस रेक्टेंगुलर के अंदर, ये जो हमने बनाई है, इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो जीरो हो गया है। इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो जीरो हो गया है। अब जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बचा वो केवल इस माइनस और इस प्लस के कारण बचा। इस तरफ माइनस और इस तरफ प्लस, बस ये दो माइनस और प्लस जो एक्सट्रीम पोजीशन पे थे, इनके कारण एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब सिंपल सी बात है, इनके कारण ये तो थोड़े से चार्ज हैं, तो इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू भी कम ही होगी। और कम होगी तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एग्जैक्टली कैंसिल नहीं कर सकता, कम कर सकता है, और वही हमने बात बताई थी। लेकिन अब ये जो रेक्टेंगुलर स्लैब है, ये रेक्टेंगुलर स्लैब कैसी दिखेगी? ये कुछ ऐसी दिखती है, यहां से इस बीच में से इसको हटा दीजिए प्लस माइनस को, यहां हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा बस। ये रेक्टेंगुलर स्लैब थी, इस तरफ हमारे पास माइनस और इस तरफ प्लस। कहने का मतलब ये एक सरफेस, ये जो रेक्टेंगुलर स्लैब थी, ये दो सरफेसेस की तरह दिखेगी, और दो सरफेसेस में से एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, और ये कैसा माइनस सिग्मा? फ्री चार्ज के कारण नहीं था, हमने चार्ज इंड्यूस किया तो हम नाम देंगे सिग्मा पी, और ये प्लस सिग्मा पी। सो नाउ दिस dielectric rectangular slab looks like two surfaces having surface charge density minus sigma p and plus sigma p। ये था हमारा टॉपिक डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो इसको करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।